हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती और संस्कृति के एसएससी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर डिस्कस करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज की जो भी चर्चा में रही हैं चीज़ें उनको हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके पेपर या परीक्षा के हिसाब से कौन कौन से मुद्दे ऐसे थे जिससे आपके परीक्षाओं में प्रश्न बनने की संभावना है। उन सबको आपको यहाँ पे अच्छे से हम देखने वाले वन बाय वन कवर करेंगे। बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। देखो यहाँ पर क्या है, जैसे अगर मैं पढ़ा रही हूँ 10 आर्टिकल, उसमें 3 भी याद रह जाते हैं ना, तो आपके भले के लिए है। जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स में होता क्या, बच्चे ना बाद में वेट करते हैं कि जो परीक्षा आने वाली होगी तो 6 महीने करंट अफेयर्स ले आएंगे या फिर जो है 1 साल करंट अफेयर्स ले आएंगे और 10 दिन 15 दिन में पूरा रट के यहाँ पे हम जो है पेपर में नंबर ले आएंगे। ऐसा इम्पॉसिबल है। एक साथ इतनी घटनाओं को पढ़ना, याद रखना इम्पॉसिबल हो जाता है। और जो है परीक्षा में हमें जो है क्या होता है कि बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा कहाँ पे बताया गया था, सारा जो है हौच पौच हो जाता है। इसलिए जो है डेली 2 आर्टिकल पढ़ो, 3 आर्टिकल पढ़ो, उसमें एक तो याद रहेगा ना। अगर 60 दिन आपने लगातार ऐसे पढ़ा है तो लगभग 60 दिन में आपको 60 आर्टिकल याद हो जाएंगे। अगर एक याद किया है, 2 याद किए तो 120 हो जाएंगे। और इतने याद करके परीक्षा में प्रश्न करना आसान थोड़ा आपके लिए ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है 10 या 11 आर्टिकल देखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे जो है फैक्ट्स के साथ है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, पॉइंट वाइज पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, तो पहला आर्टिकल हमारा है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। आज क्या है, आज है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। उसके बारे में पढ़ेंगे, क्यों मनाते हैं। और जो है आपको पता, ज़्यादातर ऐसे दिवस जो होते हैं किसी महापुरुष की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में मना रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस देश के पहले शिक्षा मंत्री, जो हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, भारत आज़ाद हुआ उसके बाद जो पहले शिक्षा मंत्री बने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जन्म दिवस या जयंती के दिन जो है हम इसको मनाते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पहला राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर 2008 को मनाया गया था। तो ऐसा नहीं है कि भारत आज़ाद हुआ और हम तब से मना रहे, नहीं, 11 जो है नवंबर 2008 से हमने इसको मनाना शुरू किया है। अब जो हम देख लेते हैं इनके बारे में, तो जन्म हुआ है इनका 11 नवंबर 1988 सऊदी अरब में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे हैं अपने आप में, जो इनको जो है भारत का आर्किटेक्ट भी बोला जाता है। इन्हें स्वतंत्र भारत का एक प्रमुख आर्किटेक्ट कहा जाता है। लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, आईआईटी एवं यूजीसी की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उसके अलावा 1992 में मरणोपरांत जो है इनको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मरणोपरांत आज तक कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। ठीक है, ये कमेंट में आपको बताना है। एक ही स्टूडेंट है जो कि कमेंट करता है, सारे वीडियोस को लाइक करता है, सबसे पहले वही आता है। तो ऐसे लोग होने चाहिए जो इतना डेडिकेशन दिखाएं। अगला आर्टिकल हमारा है राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम का 50वां स्थापना दिवस। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था, फिर भी देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है। भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है, सरकारी संगठन है। ये सबसे बड़ा जल विद्युत विकास संगठन है। भारत सरकार का स्थापना जो है 1975 में हुई थी, 1975 में। इसे भारत सरकार द्वारा नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। 30 अगस्त 2024 को इसको जो है नवरत्न की कंपनी का दर्जा भी मिला हुआ है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है दुनिया का पहला CO2 से मेथनॉल संयंत्र। CO2 को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मेथनॉल में। तो ये पहला जो है भारत का ऐसा संयंत्र बनाया जा रहा है। CO2 जो सबसे बड़ी समस्या है, CO2 का समाधान ही नहीं हो पा रहा है, यही जो है हर समस्या का रीज़न है। तो इसी को जो है मैनेज करने का काम किया। भाई CO2 को यहाँ से वहाँ लगा दो, इसे ये बना लेंगे, इसको यहाँ से वहाँ लगा दो। तो वहीं पे देखो ये क्या किया जा रहा है, NTPC ने अपने विंध्याचल संयंत्र में दुनिया के पहले CO2 से मेथनॉल रूपांतरण का उद्घाटन किया है। यहाँ पे संयंत्र बनाया गया है कि यहाँ से जो है CO2 निकलेगा, उसको कैप्चर करके हम क्या कर देंगे, मेथनॉल में कन्वर्ट कर देंगे। CO2 से मेथनॉल रूपांतरण प्रक्रिया में औद्योगिक प्रक्रियाओं से निकलने वाले, मतलब जो भी फैक्ट्री वगैरह है वहां से जो CO2 निकलता है उसको हम सीधे फ्लू गैसों से कैप्चर किया जाएगा और उसको जो है मेथनॉल में कन्वर्ट करने का प्रयास किया जाएगा। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड जो NTPC है हमारा, उसके बारे में देखें तो ये विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत महारत्न श्रेणी का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। आज 11 तारीख है, हमने 9 नवंबर का इसका स्थापना दिवस मनाया था। और अभी पीछे आर्टिकल में लिखा भी था ना 50वां, तो वो 9 नवंबर को था। ओके, स्थापना 1975 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है। इसका मुख्य कार्य क्या है, NTPC जो है विद्युत, दिख रहा है आपको तो क्या लिखा है,
जो है भारतीय राज्य बिजली बोर्डों के लिए बिजली वितरित करना और उसका उत्पादन करना। तो बिजली का जो है उत्पादन करता है, अलग अलग राज्यों को जो है वितरित करता है, राज्य अपने जिलों गांवों कस्बों में जो है बिजली का वितरण करते हैं। ठीक है, अगला हमारा आर्टिकल है मोजाम्बिक को उपहार में दिए गए 2 जल जेट चालित फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट। तो भारत ने जो है 2, नाम क्या है इनका, जल जेट चालित फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट, बहुत छोटे छोटे हैं, 5 या 6 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, लेकिन भाई हमने गिफ्ट दिए हैं तो पढ़ लेते हैं। भारत सरकार ने मोजाम्बिक को 2 जल जेट चालित फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट उपहार में दिए हैं। इन फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्टों को भारत से INS घड़ियाल द्वारा भेजा गया है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें, नौकाओं की अधिकतम गति जो है वो 45 नॉटिकल मिलियन नॉट है। ठीक है, नॉट रखिएगा, 45 नॉट है। 12 नॉट पर इनकी रेंज 200 समुद्री मील है। ओके, ये 5 कर्मियों के दल को ले जा सकती हैं और मशीन गन व बुलेट प्रतिरोधी केबल से सुसज्जित है। मतलब क्या है, मशीन गन वगैरह से अगर कोई आक्रमण करेगा इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे बुलेट प्रूफ होता है ना, वैसा ही कुछ इसको बनाया गया है। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा है, ये बहुत चर्चित आर्टिकल है, हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा और मान के चलो ये प्रश्न पूछा ही जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है, न्यायमूर्ति संजय खन्ना ने भारत के 51वें, ठीक है, 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में यहाँ पे शपथ ली है। 51 याद रखिएगा, ये नंबर याद रखिएगा। जो इसके पहले DY चंद्रचूड़ थे वो 50 में थे। ठीक है, फिर क्या लिखा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में न्यायमूर्ति खन्ना को पद की शपथ दिलाई है। तो प्रश्न पूछता है कभी कभी कि हमारे जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। यहाँ से हमारा एक प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। न्यायमूर्ति संजय खन्ना ने न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ जी का स्थान लिया है। नाम का जो सजेशन होता है कि अगला मुख्य न्यायाधीश कौन होगा, ये जो है उस समय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं यही तय करते हैं। तो संजय खन्ना जी का नाम जो है एक पत्र के माध्यम से सामने आया है, जो कि DY चंद्रचूड़ जी ने ही लिखा है। ये जो हमारे एक तरीके से प्रक्रिया है जो सालों से चली आ रही है। जस्टिस खन्ना का कार्यकाल जो है सिर्फ 6 महीने का होने वाला है। अब तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि सिर्फ 6 महीने का क्यों होने वाला है, इतना तो नहीं होता है, या तो 65 ईयर्स या तो 5 साल। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ 6 महीने। देखो इनकी उम्र देखो, 64 ईयर्स के हो चुके हैं, कुछ महीने और हो गए होंगे। तो जो है हमारे यहाँ पे जो है पता है कि मुख्य न्यायाधीश की जो कार्यकाल की सीमा होती है या तो 5 साल या 65 साल। तो 5 साल तो ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि 64 ईयर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। तो मात्र और मात्र 6 महीने यहाँ पे ये रहने वाले हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इनके जो है एक तरीके से मुझे लग रहा है बनाया भी इसीलिए गया होगा कि इनके जीवन क्रम में एक चीज़ ऐड हो जाएगी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने काम किया है। भले ही 6 महीने काम किया हो, किया तो है ना, एक तरीके से उपलब्धि हो जाएगी इनके जीवन की। तो 64 साल के जस्टिस खन्ना 13 मई 2025 को ये रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा है 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे जो है सम्मेलन जब होते हैं, प्रश्न जो है सारी परीक्षाओं के फेवरेट होते हैं। यहाँ से जो है एक आधा प्रश्न जरूर पूछा था कि कहाँ हुआ, कब हुआ, थीम क्या थी, मुख्य मुद्दा क्या था, कौन कौन से देश शामिल हुए या फिर कौन कौन से देश शामिल नहीं हुए। तो क्या लिखा है, 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 जो है बाकू अजरबैजान में हो रहा है। तो कहाँ हुआ है, बाकू अजरबैजान में हुआ है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो है UNFCCC, ये इसके बारे में देखें अगर क्या है, तो ये पृथ्वी के जलवायु प्रणाली में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को कम करने के लिए एक वैश्विक पर्यावरण संधि है। तो ग्रीन हाउस गैसों का जो प्रभाव है जो हमारे वातावरण में, उसको कम करने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। इसे आधिकारिक तौर पर वर्ष 1992 में लागू किया गया या अनुमोदित किया गया था। इसका सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय जो है पक्षकारों का सम्मेलन जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। ठीक है, तो ये जब भी होती है तो जितने भी पक्षकार होते हैं वो सारे यहाँ पर आते हैं और नई नई नीतियाँ या रणनीतियाँ तैयार करते हैं। ठीक है, 21 मार्च 1994 को ये लागू हुआ है। इसके तहत पार्टियों का पहला सम्मेलन जो है COP जो फर्स्ट नंबर का हुआ था 1995 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा फर्स्ट कहाँ हुआ था और अभी लेटेस्ट जो है बाकू अजरबैजान में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्री स्वामी नारायण मंदिर के वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे, लेकिन जो है यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं होने वाले हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आज गुजरात के वड़ताल में श्री स्वामी नारायण मंदिर 200 की जो वर्षगांठ है के समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हिस्सा लेंगे। वड़ताल में श्री स्वामीनारायण मंदिर के कई दशकों से लोगों के सामाजिक और आध्यात्मिक, ये जो मंदिर है ना, ये सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, वहाँ पे शिक्षा का भी सपोर्ट करता है, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करता है, ठीक है। और जैसे समाज सेवा के लिए भी बहुत सारी चीज़ें कर रहा है मंदिर, शिक्षा के लिए भी कर रहा है, स्वास्थ्य के लिए भी कर रहा है। देखो एक बात ये याद रखो, चाहे दुनिया खत्म होने वाली हो, मतलब आपदा आ जाए, भयंकर लोग मर रहे हों, दो जो है संस्थान हमेशा फ़ायदे में रहते हैं ऐसी सिचुएशंस में, एक अस्पताल और एक जो है मंदिर। क्योंकि दो लोगों पे जो है लोगों का भरोसा कभी खत्म नहीं होता। एक तो डॉक्टर्स पे कि ये जो है इलाज निकाल लेंगे, दूसरा भगवान पे कि भगवान जो है सारा ठीक कर देंगे, ठीक है। तो जो है धार्मिक संस्थान जो हमारे होते हैं वो बहुत बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं, अच्छा खासा समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। जो पहले के ज़माने में जो धार्मिक संस्थान स्थापित करने का लक्ष्य था वो यही था कि एक बड़ा सा मंदिर हो, बड़ा संगठन हो जो समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज के कल्याण के लिए काम करे। क्योंकि लोग पैसा वहाँ पे देते हैं, दान देते हैं, उन पैसों का जो अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण सदगुरु ब्रह्मानंद स्वामी और सदगुरु अक्षरानंद स्वामी ने करवाया था, ठीक है। ये मंदिर जो है कमल के आकार में बना हुआ है, जो सभी धर्मों और विचारों के सद्भाव और समर्पण की भावना का प्रतीक है, ठीक है। कमल के आकार का बना हुआ है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है भाई, ये सभी धर्मों के और विचारों को मानता है या विचारों की एक तरीके से समर्थन करता है, ठीक है। अगला आर्टिकल हमारा है महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 आज बिहार के राजगीर में शुरू हुई है। तो जरूरी इसलिए हमारे लिए पढ़ा कि बिहार में ऐसी चीजें हो रही हैं। तो क्या है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 10 दिवसीय आयोजन का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है इनके द्वारा। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का 8वां संस्करण जो है नवनिर्मित राजगीर हॉकी स्टेडियम में कराया जाए। तो अगर आपसे कभी पूछ ले भाई कि राजगीर हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है, बिहार में है, जो नया बना है वहाँ पर ये हो रहा है। इसमें 6 टीम है, भारत है, चीन है, जापान है, मलेशिया है, कोरिया है और थाईलैंड। मतलब देखो इंटरनेशनल लेवल का खेल हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, भारत के बिहार में हो रहा है। बिहार पहली बार इस तरह के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी कर रहा है। तो बहुत बड़ा एक तरह से बर्डन हो जाता है या जिम्मेदारी हो जाती है ऐसे राज्यों के ऊपर कि भाई अंतर्राष्ट्रीय लेवल का तो कुछ जो है छेड़खानी ना हो या फिर कुछ बुरा बर्ताव ना हो, वहाँ पे जो भी जो है खिलाड़ी जो है बाहर से विदेशों से आ रहे हैं, भारत की छवि वहाँ पे खराब ना हो, ये सब जिम्मेदारी जो है उस राज्य के ऊपर आ जाती है जब कोई ऐसे खेल कहीं पर आयोजित होते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान जो है 22 वर्षीय मिडफील्डर सलीमा टेटे करेंगे। उसके साथ ही भारत के लिए नए कोच हरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पहला बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है, ठीक है। 3 जगह का नाम याद रखिएगा, कौन कौन से देश शामिल हैं ये जरूरी हो जाता। आज का हमारा आखिरी आर्टिकल क्या बोल रहा है, अनाहत सिंह ने कोस्टा नॉर्थ कोस्ट ओपन PSA चैलेंजर खिताब यहाँ पर जीता है। नाम क्या है इनका, अनाहत सिंह है। उन्होंने क्या है, कोस्टा नॉर्थ कोस्ट ओपन PSA चैलेंजर यहाँ पे खिताब जीता है। अगर समझ में ना आए तो देखो ये बैडमिंटन है, ठीक है। भारत की अनाहत सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के NSW ओपन 2024 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल स्पर्धा जीतकर वर्ष का अपना 7वां PSA चैलेंजर खिताब जीता है। तो सॉरी जो है बैडमिंटन नहीं है, स्क्वैश, ठीक है। एक जैसे दिखते हैं इनके गैजेट्स, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन। बाकी इसका और देखें तो उन्होंने फाइनल में जो है हांगकांग की हेलेन टैंग की 3-1 से उनको हराया है। अनाहत सिंह ने जनवरी में JSW विलिंगटन लिटिल मास्टर्स और सीनियर टूर्नामेंट का खिताब भी जीता हुआ है। इन्होंने अप्रैल में हमदार्ड स्क्वेस्टर्स नॉर्दर्न स्लैम PSA चैलेंजर टाइटल हासिल भी कर रखा है, ठीक है। तो याद रहे तो बढ़िया है, बहुत खतरनाक नाम है, दिमाग को 2-4 बार सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है कि क्या बताया जा रहा है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है ये जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो 2 पॉइंट जो है, जैसे अगर कोई न्यूज़ ऐसी है जो लग रहा है कि बड़ी
बड़ी अटपटी सी है। इतने सारे फैक्ट जो है याद नहीं हो पाएंगे, 10 चीज़ें हैं, 12 चीज़ें हैं, तो कोई बात नहीं, जो आपको याद हो रहा है वो याद कर लो। कोई व्यक्ति है जिसने पढ़ा ही नहीं, सोच ले कि बहुत कठिन लग रहा है मैं नहीं पढ़ूंगा, और किसी को लगे कोई नहीं कठिन तो लग रहा, 2 चीज़ तो मैं याद रख सकता हूँ ना, बाकी मैं देख लूँगा अगर पेपर में आएगा तो। ठीक है, तो ये रहे हमारे सारे आज के आर्टिकल्स डेली करंट अफेयर्स की क्लास में जो हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में भी आए होंगे। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबा के रखिएगा ताकि सारे वीडियो जो है टाइम से मिले आपको। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।